गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरी वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक? गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का जन्म की शुरुआत कैसे हुई? राजा, राज्य, नागरिक, सरकार, कानून, ये सब वर्ड्स कैसे विकसित हुए, कब प्रचलन में आए, कब अस्तित्व में आए? तो आइए हम लोग आज इसी पर चर्चा करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। एकदम शुरू शुरू में इतना तो तय है कि राज्य नामक संस्था नहीं रही होगी। उस समय राज्य नामक संस्था नहीं रही होगी। राज्य नामक संस्था काफी बाद में चलकर अस्तित्व में आई होगी, ये बात तो स्पष्ट। शुरू शुरू में लोग इंडिविजुअल लाइफ जीते थे, ऐकिक जीवन जीते थे, अलग थलग एकाकी जीवन जीते थे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि राज्य जो है क्रमिक रूप से विकसित अवधारणा है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इसका जन्म हुआ, यह प्रचलन में आया, अस्तित्व में आया। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिया जाता है, अस्तित्व में आया, वो था दैवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है? डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कहता है कि राज्य या राजा को ईश्वर ने बनाया है। यह अपौरुषेय है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया है, जनता ने नहीं विकसित किया है इसे प्रकृति ने, ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने बनाया है राज्य को। यह सिद्धांत ऐसा मानता है। सबसे पुराना सिद्धांत यही है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है और यह कहता है कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसलिए क्योंकि राजा प्रतिनिधि है ईश्वर का, इसलिए वह सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। जनता के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। जनता के प्रति वह जवाबदेह नहीं है। राजा निरंकुश है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसे ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो जितनी ताकत ईश्वर के पास है उतनी ताकत राजा के पास है। वह जनता
पर शासन करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, इसलिए उसकी आज्ञाओं का विरोध करना पाप है। उसके आदेशों का विरोध आप नहीं कर सकते। ये कहता है कि राजा को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए राजा जो है वो ईश्वर के प्रति जवाबदेह है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना राज्य की समस्त जनता का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। और ये जो दैवी सिद्धांत है ना, ये भारतीय और यूरोपीय यानी पूर्वी और पाश्चात्य दोनों परंपराओं में मिलता है। इस सिद्धांत को दोनों ही परंपराएं स्वीकारती हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। राजा को दैवीय शक्ति से संपन्न यूरोप में भी माना जाता था और राजा को दैवीय शक्ति से संपन्न भारतीय परंपरा में भी माना जाता रहा है। दोनों ही परंपराएं इस सिद्धांत को स्वीकार करती हैं। और राजतंत्र का जो विकास हुआ पश्चिमी मुल्कों में, पूर्वी मुल्कों में राजतंत्र का जो विकास हुआ, मानकर चलिए इसमें कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो वही कह रहा है कि पूर्वी देश और पश्चिमी देश दोनों में इस सिद्धांत का प्रचलन पाया जाता रहा है। और भारतीय परंपरा के अंतर्गत आप महाभारत जैसे महाकाव्य को देखेंगे खोलकर, महाभारत में इसका जिक्र है। महाभारत में एक जगह है शांति पर्व, महाभारत में एक स्थान पर शांति पर्व है। तो शांति पर्व जैसे रामायण को बांटा गया है ना, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, फलाना कांड, फलाना कांड, इसी तरह से महाभारत को भी पर्वों में बांटा गया है, मंडलों में बांटा गया है। तो शांति पर्व में भीष्म पितामह जो है वो मरते मरते राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि राज्य कैसे बना था और राजा कैसे बना था। इसमें स्वीकार किया गया है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। शांति पर्व में इसका जिक्र है और उसमें ऐसा बताया गया है कि लोग, राज्य की जनता अराजकता से, लूटपाट से तंग आ चुकी थी, त्रस्त थी, त्राहिमाम कर रही थी। तब ईश्वर ने राजा मनु को यहाँ का शासक नियुक्त किया। मनु प्रथम राजा माने जाते हैं भारत के। तो महाभारत के शांति पर्व में इस बात का जिक्र है कि मनु को, मनुष्यों को अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। राजा मनु को ईश्वर ने उन्हें बनाया था। महाभारत के शांति पर्व में ऐसा जिक्र है। अगर हम यूरोप में जाएं तो मध्यकालीन यूरोप में, मध्यकाल में जब आप यूरोप में जाते हैं तो संत आगस्टीन, संत एम्ब्रोज, लूथर, कैल्विन जैसे विचारकों ने, मनीषियों ने राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया। संत अगस्तीन, लूथर, कैल्विन और एम्ब्रोज जैसे विचारकों ने भी। तो ये जो दैवीय सिद्धांत होता है राज्य की उत्पत्ति का, वो आखिर है क्या? प्रश्न ये उठता है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आखिर है क्या? तो पहला इसका तत्व है कि राजा मानवीय नहीं है, अमानवीय, ईश्वरीय है। राज्य या राजा जो है वह ईश्वर की रचना है, ईश्वर की कृति है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह लौकिक नहीं है, अलौकिक है, पारलौकिक है, स्वर्गीय है। इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। उसकी आज्ञा का विरोध करना पाप है। इस प्रकार से राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया प्रारंभ में। दूसरी बात कि शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह ईश्वर
से प्रेरित होकर के आज्ञा देता है, ईश्वरीय प्रेरणाओं से प्रेरित होकर वह आदेश देता है, इसलिए उसका विरोध करना पाप है। दैट इज अ वाइस टू अपोज द कमांड्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द किंग। डिवाइन थ्योरी ऑफ अ स्टेट बिलीव्स रिस्पेक्ट। और चूंकि राजा को ईश्वर नियुक्त करता है, प्रतिनिधि नियुक्त करता है, इसलिए उसको हटाने का भी, अपदस्थ करने का भी हक सिर्फ राजा को है, सिर्फ ईश्वर को है। देश की जनता उसे हटा नहीं सकती। राजा चाहे कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जैसा भी हो, क्योंकि राजा को ईश्वर या भगवान स्वयं भेजते हैं राज करने के लिए, इसलिए उसे हटाया नहीं जा सकता, अपदस्थ नहीं किया जा सकता, उसका विरोध नहीं किया जा सकता, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। यानी राजा को बहुत ज्यादा ताकत प्रदान करता है ये सिद्धांत। और अंतिम बात इसमें क्या है, शासक का पद वंशानुगत, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा ये सिद्धांत मानता है, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। ठीक है, ऐसा ये सिद्धांत मानता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, राजा का पद जो है वह वंशानुगत होगा, दैवीय सिद्धांत ऐसा मानता है। अब हम लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का, नहीं नोट नहीं करना है लक्ष्मी कुमारी जी, नोट नहीं करना है, आप सबको मिल जाएगा, ये जो नोट है ना वो पीडीएफ मिल जाएगा। आज तैयार नहीं हो पाया है, सब लोगों को नोट ये मिल जाएगा पीडीएफ, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं। मेरी वॉइस पहुंच रही है सब तक? एक बार मुझे यस या नो कहें, मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? ठीक है, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, लिखवाएंगे नहीं, ये टोटल ये जो लिखा हुआ ही है ना यही आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा आज परहैप्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आपको अगली क्लास से वो पूरा सब मिल जाएगा पीडीएफ, डोंट वरी एट ऑल, आपके लिंक पर ही भेज दिया जाएगा मोबाइल में। शक्ति सिद्धांत, आइए हम लोग चलते हैं शक्ति सिद्धांत में। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत क्या है वो हम लोग देखते हैं। शक्ति का सिद्धांत कहता है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का जन्म, राज्य की उत्पत्ति शक्ति या बल के कारण हुआ है। शक्ति ही उसका मूल तत्व था। मतलब समाज में कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछ लोग कमजोर होते हैं, समाज में कुछ लोग दुर्बल होते हैं, कुछ लोग अत्यंत ताकतवर होते हैं, समाज का ऐसा नियम है। तो शक्ति का सिद्धांत ये मानता है कि दुर्बलों पर शासन किया जाना चाहिए, शक्तिहीनों को शासित बनाना चाहिए, ताकतवर लोगों को यह हक है, अधिकार है कि वो शासन करें। कहता है इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति या बल का प्रयोग है, और ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। प्राचीन काल में, प्राचीन यूनान में कुछ लोग इसे मानते थे पहले से ही,
क्योंकि सोफिस्ट विचारक थ्रेसीमेकस कहता था न्याय शक्तिशाली का हित, न्याय शक्तिशाली का हित है। कहने का मतलब कि ताकतवर आदमी जो है उसका इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, ताकतवर आदमी की जरूरत पूरी होनी चाहिए, ताकतवर आदमी की पूजा होनी चाहिए, ताकतवर आदमी के लिए ही ये सारा संसार है। उससे बचेगा तब थोड़ा बहुत दुर्बलों को भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी पूछ रही है क्वेश्चन, उसमें सारा चीज है, क्वेश्चन वगैरह भी है इसमें, सब चीज है, क्वेश्चन भी है इसमें। इसमें सब है, क्वेश्चन भी है, नोट्स भी है, पीडीएफ भी है, सब रहेगा इसमें। चैप्टर वाइज रहेगा, दो दो तीन तीन चैप्टर मिला करके क्वेश्चंस है, फैक्ट्स है, नोट्स है, साथ में क्वेश्चंस है, सब रहेगा इसमें। आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, पूरा जो भी जरूरत है आप लोगों के लिए वो हम पूरा करेंगे, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस या नो लिखिए कमेंट में। मेरी बात समझ में आई सबको? ओके, ठीक ठीक। आज नहीं दे पा रहे हैं पीडीएफ इसी कारण बस, ठीक है, लेकिन अगली क्लास से आपको उम्मीद है कि पीडीएफ पहले मिल जाएगा, सिर्फ आपको जो अटेंड करना है। और फिर क्लास खुलेगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, तो फिर जो प्रोसेस है जो होगा हम लोग मिल बैठ कर करेंगे। तो बात हम कर रहे थे शक्ति सिद्धांत की, राज्य का शक्ति के सिद्धांत, शक्ति राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत क्या है। अरे सब मिलेगा भाई, आप लोग बार बार पढ़ाने दीजिएगा कि खाली डिस्टर्ब करते रहिएगा। जब बोल दिए कि सब मिलेगा, जब क्वेश्चन देंगे तो आंसर ABCD देने में उसी में टाइप रहेगा, है ना। बिहारी कुमार रवानी जी, आप एकदम चिंता मत कीजिए, ठीक है। जब क्वेश्चन दे सकते हैं इतना लंबा चौड़ा, तो ABCD उसका जो आंसर है वो देने में कौन सा बड़ा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत क्या है राज्य की उत्पत्ति का? तो उसमें कहा गया कि जो ताकतवर आदमी है उसी के लिए है पूरी दुनिया। ताकतवर आदमी पहले खाएगा, पहले पहनेगा, पहले ओढ़ेगा, पहले भोग करेगा विविध प्रकार के भोगों का। दुर्बल आदमी की दुनिया नहीं है। दुर्बल आदमी को सिर्फ मार खानी है, सिर्फ उसको शासित बन के रहना है और सबल आदमी की आज्ञा का पालन करना है, ऐसा माना जाता है। शक्ति का सिद्धांत जो है शक्तिशालियों का, इसको मानने वाले में सबसे पहले प्राचीन काल में था थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस को पूछा जाता है कि न्याय क्या है, तो डायरेक्ट बोलता है कि शक्तिशाली लोगों का हित ही न्याय है। यानी वो शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेता था, दुर्बल आदमी से नफरत करता था कि दुर्बल आदमी का कोई हित वित नहीं होता है, दुर्बल आदमी को नहीं रहना है, नहीं जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार नहीं है, कहो किनारे में उधर पड़ा हुआ। दुर्बल हो तो तुम अपना समझो, ताकतवर हो तो तुम्हारा सब कुछ। थ्रेसीमेकस बोलता था। मैकियावेली तो डायरेक्ट बोल देता था। मैकियावेली को जानते ही होंगे, उसने किताब भी लिखी थी प्रिंस। तो मैकियावेली ने साफ कहा कि जो है राज्य को ताकतवर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, राजा को ताकतवर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, जनता को ताकत नहीं मिलनी चाहिए, जनता के पास ताकत नहीं होनी चाहिए, राजा को एकदम निरंकुश होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, धोखेबाज होना चाहिए,
लोमड़ी का दिमाग रखना चाहिए, छल बल जैसे भी हो, राजा को एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए राज्य को। मैकियावेली ऐसा कहता था, प्रिंस में उसने ऐसा लिखा भी है। तो शक्ति का सिद्धांत शक्ति को मानता है, और शक्ति का सिद्धांत मानने वाले विचारक में आते हैं आपके ग्रेगरी ससम, डेविड ह्यूम, कुम्पलोविच, वार्ड, ये सब कुछ विचारक हैं शक्ति सिद्धांत के। आधुनिक युग में अगर आप आइएगा तो यहां भी शक्ति के सिद्धांत की बात की गई है। आधुनिक युग में भी राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत अस्तित्व में है। इसको समाज शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। शक्ति के सिद्धांत को समाज शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हुआ है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने अपनी पुस्तक, एक किताब लिखी थी, राज्य, स्टेट। तो उस किताब में उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और वो कहता है कि राज्य जो है वह एक प्रकार का संगठन है। राज्य एक प्रकार का संगठन है। राज्य एक प्रकार का संगठन है, और वहां पर उस राज्य में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं। तो एक वर्ग जो सबसे ताकतवर है वो अन्य सभी वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, शासन स्थापित करता है। राज्य में दर्जनों वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, कमजोर, डरपोक, साहसी, विद्वान, मंदबुद्धि, समाज में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। तो उसमें जो सबसे एक वर्ग जो होता है, एक जो क्लास है, वो है ताकतवर लोगों का क्लास। वही बन जाते हैं शासक, और सबसे ताकतवर आदमी है वो बनता है राजा। शारीरिक ताकत की बात भी है, मानसिक ताकत की भी बात है, आर्थिक ताकत की भी बात है, ताकत, शक्ति। तो शक्ति जिसके पास है वो बन जाएगा राजा, और वो अन्य वर्गों पर विजय स्थापित करेगा, आधिपत्य स्थापित करेगा। और इसके लिए आवश्यक है युद्ध। युद्ध बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक युद्ध होगा। युद्ध करते रहना चाहिए राज्य को, इससे राजा मजबूत होता है। मैकियावेली भी कहता था कि लड़ाई छेड़ते रहो। उसी को हिटलर ने अपनाया। हिटलर क्यों बना? नेपोलियन क्यों बना? क्योंकि ये लोग युद्ध करते थे दूसरे देशों से। तो युद्ध के समय जनता उनको पूजने लगती है। युद्ध के समय राजा कैसा भी हो, लोगों का समर्थन उसको मिलने लगता है चारों तरफ से। लोग सब कुछ भूल जाते हैं युद्ध के समय। इसलिए देखते हैं चुनाव के समय अक्सर युद्ध वगैरह की बात की जाती है, पड़ोसी देशों से खतरा है, ये है वो है, तो सबकी भावना को भड़काया जाता है। तो लोग उस राजा को, उस प्रधानमंत्री को, उस शासक को, अभी भी इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल में लाया जाता है। इस सिद्धांत को शक्ति का सिद्धांत उसको कहते हैं, कि लोगों को डराओ, लोगों को की भावनाओं को भड़काओ, तो लोग समर्थन करेंगे, गोलबंद होंगे, और हमको ताकत मिलेगी, तो शासन करने का मौका मिलेगा। वही है शक्ति का सिद्धांत। डेविड ह्यूम ने एक किताब लिखी थी, शासन की उत्पत्ति। शासन की उत्पत्ति में लिखता है डेविड ह्यूम, शासन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में लिखता है डेविड ह्यूम, कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली व प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमाकर उन पर अपनी हुकूमत थोपी होगी। ये ओपेनहाइमर ने कहा कि एक संगठन दूसरे संगठन पर अटैक करता है, एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता है, एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता है। लेकिन ये कहता है, डेविड ह्यूम कहता है कि नहीं, दूसरा वाला बात अभी छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य पर हम शासन नहीं। अपने ही समूह में एक आदमी बहुत ताकत बटोर लेता है, और ताकत बटोर करके अन्य लोगों पर, अपने समूह के अन्य लोगों पर हुकूमत स्थापित करता है, उसको दबाता है, टैक्स मांगता है, शोषण करता है, आज्ञा पालन करने के लिए विवश कर देता है कि मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो हम समूह में रहने नहीं देंगे, फांसी पर लटका देंगे, समूह से बाहर कर देंगे, जान ले लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे। तो लोग डर करके उसकी बात मानने लगते हैं। इस प्रकार से राजा का जन्म हुआ, इस प्रकार से संगठन का जन्म हुआ, इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो शक्ति का सिद्धांत,
राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया जाता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस या नो लिखिए थोड़ा सा। मेरी आवाज साफ साफ जा रही? मैं जो बात बोल रहा हूं सब कुछ सुनाई पड़ रही है और सब कुछ क्लियर है? ओके, ठीक, बहुत अच्छा। उसी भी आप लोगों का कमेंट देखकर। और बिहारी कुमार रवानी जी, आपको संतुष्टि मिली जो आप पूछ रहे थे सवाल की आंसर शीट में आंसर होगा ना सर? ओके ओके, मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। मुख्य रूप से समझने का प्रयास कीजिए। शिक्षक के पास आते हैं तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा। शब्दों को कैसे टीचर्स तोड़ते हैं, वाक्यों का अर्थ कैसे करते हैं, उस क्षमता को लाने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं ना, व्याख्याता बनने जा रहे हैं ना, तो वही गुण आपको लानी है कि बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता। ठीक है, आपका सवाल जायज है कि हमको नोट्स चाहिए, हमको क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए। आप लोग सही कह रहे हैं, मैं उससे नहीं हट रहा हूं, लेकिन वो सब इसके मुकाबले में नंबर 2 पर आते हैं। दोनों का महत्व है, लेकिन पहला नंबर पर है समझना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सामाजिक समझौता का सिद्धांत पढ़ेंगे कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है, सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है वो ये है कि ये सिद्धांत कहता है कि राज्य का जन्म जो है दैवीय अनुकंपा या दैवीय इच्छा से नहीं हुई है। ईश्वर ने राज्य को नहीं बनाया है या राजा को नहीं बनाया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता है। यह बोलता है कि लोगों ने राजा को बनाया है। सारे समाज के लोग जब व्याकुल हो गए, इसको जो मन हो रहा है, जहां मन हो रहा है, जैसे मन हो रहा है, लूटपाट कर रहा है, छीन झपट कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उठा पटक कर रहा है, किसी की पत्नी को कोई लेके भाग जा रहा है, किसी की संपत्ति को कोई छीन ले रहा है, तो लोगों ने व्याकुल होकर के, परेशान होकर के सब लोग एक जगह बैठे और बोले कि नहीं, नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, और एक आदमी होना चाहिए जो सबका गार्जियन हो, उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। तो राजा बनाया गया, सामाजिक समझौता हुआ। हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह इसके समर्थक थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक जो है वो हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह को माना जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति हुई। क्या है सामाजिक समझौता का सिद्धांत? तो यहां 2 सिद्धांत है, एक है सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत यह है कि इसमें राज्य का जो है वो विकास हुआ है नैसर्गिक रूप से। जैसे एक पेड़ बढ़ता है, जैसे एक बच्चा बड़ा होकर जवान होता है, जैसे एक नदी निकलती है पहाड़ से, पतली धारा निकलती है, आगे जाके बहुत चौड़ी हो जाती है, सब चीज यहां विकसित हो रहा है। उसी प्रकार से राज्य भी जो है धीरे 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 विकसित हुआ। शुरू में कबीलाई राज्य था, तो सामंती राज्य हुआ, तो राष्ट्र राज्य हुआ, तो साम्राज्य हुआ, धीरे धीरे आज राज्य हम लोग पाते हैं। और सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहता है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। और इस सिद्धांत में यह माना गया कि राज्य का जो निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है। राज्य का जो निर्माण है वो प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने आपसी समझौता करके राजा को नियुक्त किया, बनाया कि हम लोगों के लिए एक राजा होना चाहिए।
क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जीवन बहुत कष्टपूर्ण था, कोई नियम कानून नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, लोगों के कर्तव्य सुनिश्चित नहीं थे, न्याय व्यवस्था नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को और बेहतर जीवन जीना है, तो सब लोग मिल करके एक जगह बैठो और राजा बनाओ। वही सबको देखेगा, जो अन्याय करेगा उसको दंड देगा, जो श्रम करेगा उसको पुरस्कार देगा, वही हम लोगों को दुश्मनों से रक्षा भी करेगा। सारा काम राजा करेगा, बदले में राजा को हम लोग अधिकार देंगे और राजा की बात हम लोग मानेंगे, राजा जो कहेगा सो हम लोग सुनेंगे। यही है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये आगे चल करके चैप्टर के रूप में आएगा, हॉब्स लॉक रूसो को पढ़ेंगे, विचारक में तो और बढ़िया से हो जाएगा। फिलहाल परिचय सिर्फ यहां पर लेना है। सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है, सबसे पहले अगर कीजिएगा तो सोफिस्ट लोगों ने, सोफिस्ट वर्ग के विचारक लोग ग्रीस में सबसे पहले किया था और कहा कि ये कृत्रिम संस्था है राज्य, और समझौता करके लोगों ने इसको बनाया है। आइए अब हम लोग थोड़ी चर्चा हॉब्स पर करते हैं। हॉब्स कौन था? तो हॉब्स बोलता था, हॉब्स एक्चुअली हॉब्स लॉक रूसो जो थे वो तिकड़ी थी। लेकिन सामाजिक समझौता का सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता, और बहुत बड़े विचारक भी थे, बहुत क्रांतिकारी विचारक थे तीनों, हॉब्स लॉक रूसो। जैसे अरस्तु, सुकरात और प्लेटो माने जाते हैं तिकड़ी, उसी तरह से इनको भी माना जाता है। तो हॉब्स कहा करता था कि मैं और मेरा जुड़वा भाई है को अपना जुड़वा भाई कहता था कि मैं और मेरा जुड़वा भाई दोनों हम लोग एक साथ पैदा हुए। यानी हॉब्स कहता था कि आदमी भय के साथ पैदा होता है। मां के गर्भ में वह बहुत आराम की जिंदगी जीता है, नरम पानी में तैरता रहता है, ना उसे खाने की चिंता, ना पानी पीने की चिंता, न पशु पक्षी का डर, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात। मां के गर्भ में वो स्वर्गिक सुख भोगता रहता है। लेकिन एक दिन उसे बाहर निकलना पड़ता है उस आरामदायक जगह से, और जैसे ही बाहर निकलता है तो हवा का थपेड़ा, प्रकृति का झंझावात, सुख दुख, आंसू, भूख प्यास, शत्रुओं का खतरा, तो रोने लगता है बच्चा, और वही भय का जन्म होता है। पहला जो डरता है तो फिर जिंदगी भर वो डरा ही रहता है, जिंदगी भर वो इतना डरा रहता है कि हम पता नहीं जिएंगे कि नहीं, पता नहीं कोई मार देगा, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो हॉब्स जो है वो भय को और खुद को जुड़वा भाई कहता था। हॉब्स उसने कहा, हॉब्स बोलता था कि मनुष्य स्वार्थी होता है जन्म से ही, लालची होता है, निर्मम होता है, कपटी होता है, एकांकी, दिनहीन, घृणित, पाश्विक और क्षण भंगुर होता है उसका जीवन। काम, क्रोध, लोभ, भय, आलस्य, आसक्ति, पाप, त्याग, कलह, प्रतिद्वंदिता, आपसी उलझन, अकेलापन, असहाय अवस्था, संताप, क्लेश, द्वंद्व, उलझन, घबराहट, बेचैनी, बीमारी, शत्रुओं का भय, अभाव, यहम के लिए ललक, लपलपाती हुई इच्छाएं, सनसनाते हुए भावनाएं, इन सबों से ग्रस्त वह एक बड़ा ही घृणित प्राणी होता है मनुष्य। हॉब्स ने ऐसा कहा कि मनुष्य जो है उससे अच्छाई की उम्मीद ही मत रखिए। मनुष्य पैदा ही होता है 10,000 दुर्गुण लेकर के, और अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, छुट्टा बैल की तरह छोड़ दिया जाए, तो सबकी दुकान तोड़ता फिरेगा, अस्त व्यस्त कर देगा समाज को। तो उस पर क्या है, नियम आवश्यक है, कानून आवश्यक है। वही बोलता था हॉब्स कि शुरू में प्राकृतिक अवस्था में क्या था, जिसमें राजा नहीं था या राज्य नहीं था, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, कि जिसके पास ताकत है वही सब कुछ छीन लेगा। तो दुर्बल आदमी कहां जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा,
कैसे रहेगा, जीवित कैसे रहेगा? ताकतवर लोग सब हड़प लेंगे। हॉब्स ने कहा जिसको मार सको मारो, जितना हड़प सको हड़पो, जिसको हड़प सको हड़पो, लूट सको सो लूटो। यही लोगों का शुरू शुरू में कानून था। तो फिर और स्वाभाविक भी था, आत्मरक्षा करनी थी। जंगली जानवर हैं, आग है, अंधेरा है, सांप बिच्छू हैं, जाड़ा और बरसात है, तूफान है, खाने को कुछ है नहीं। शुरू शुरू में आदमी जिंदा रहने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए वो इसमें इसी प्रकार से सोचता था कि लूट सको सो लूट, मार सको सो मार, हड़प सको सो हड़पो, छीन सको सो छीनो। तो वहां पर जो है कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होना चाहिए भाई? कुछ प्राकृतिक नियम थे, कुछ प्राकृतिक नियम थे, कुछ प्राकृतिक जिनकी संख्या भी बताया है 14। लेकिन प्राकृतिक नियम को लोग मानते तब ना, लोगों की प्रवृत्ति तो पाशविक थी। तो कहा कि अब यहां पर क्या होना चाहिए, एक तरफ प्राकृतिक नियम है और दूसरी तरफ जीवन का भय है। तो हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमको तो लड़ना होगा, मारना होगा, छीनना होगा, तभी तो हम जिंदा रहेंगे। क्योंकि सब आदमी एक दूसरे को मारना चाह रहा है, सब आदमी एक दूसरे को छीनना। तो इसने कहा कि मनुष्य का जीवन जो, हॉब्स ने कहा कि मनुष्य का जीवन जो है वो एक प्रकार से प्राकृतिक अवस्था से थोड़े अच्छी अवस्था तक की यात्रा है। कैसे हम अच्छा बने, शांत व्यक्ति कैसे बने, शांत व्यक्ति हम कैसे बने। तो इस प्रकार से उसने कहा कि लोग आखिरकार एक जगह बैठे। कहा कि हम लोग मृत्यु का भय जो हम लोगों को घेरे हुए है, भूख जो घेरे हुए है, ये जो मृत्यु है, भूख है, बीमारी है, अकेलापन है, ये तभी दूर होगा जब हम लोग एक राज्य बनाएंगे, राजा बनाएंगे और सब आदमी पर वो शासन करेगा। इस प्रकार से राज्य का जन्म हुआ। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। लॉक और रूसो भी ने भी दिया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उसकी चर्चा हम लोग विस्तार से आगे करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? मैंने राज्य का ही, राज्य से ही रिलेटेड उसने एक सिद्धांत दिया है। तो कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है, उदारवाद का उदय सामंतवादी व्यवस्था के अवशेषों पर हुआ और मार्क्सवाद का उदय पूंजीवादी वर्ग विभाजित समाज की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, जहां उदारवाद ने सामंतवादी व्यवस्था की निरंकुशता के खिलाफ स्वतंत्रता का नारा दिया, स्वतंत्रता का नारा दिया। ठीक है, मार्क्सवाद का मूल मंत्र वर्ग विभाजित समाज को बदलकर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। मार्क्स भी राज्य को पसंद नहीं करता था, मार्क्स भी राज्य को पसंद नहीं करता था, ज्यादा राजा को पसंद नहीं करता था, शासन को पसंद। बोला कि ये राजा जब तक रहेंगे ना, जब तक ये पूंजीवादी लोग रहेंगे, जब तक ताकतवर लोग रहेंगे, तब तक कमजोर लोगों का शोषण होगा। तो ये कंसेप्ट ही गलत है। राजा, राज्य, शासन, ये सब नहीं होना चाहिए। वर्ग विहीन समाज होगा, वर्ग विहीन समाज होगा। उसने कहा वर्ग विहीन समाज लाओ, वर्ग विभाजित समाज को हटाओ। राजा प्रजा क्या होता है, कौन राजा, कैसा राजा, कैसी प्रजा? तो राजा और प्रजा को हटा दो और एक ऐसा समाज लाओ जहां सब लोग एक जैसे रहेंगे। तो मार्क्स का उद्देश्य क्या था, क्यों हटाना चाहता था राजा को? तो वो कहना चाहता था कि वो कहता था
कि राज्य को रखेंगे, राजा को रखेंगे, पूंजीपतियों को रखेंगे, ताकतवर वर्ग को रखेंगे तो शोषण होगा। और शोषण जब तक होगा तब तक सभी वर्ग का विकास नहीं हो सकता। कुछ वर्ग जो हैं वो हमेशा जंजीरों में बंधे रह जाएंगे, उनका समुचित विकास नहीं हो सकता। इसलिए उसको तोड़ने के लिए मार्क्स ने ऐसी अवधारणा का विकास किया। देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी राज्य में किसी भी युग में प्रचलित अधिकार प्रभुत्वशाली वर्ग के अधिकार होते हैं, तो मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए सुरक्षा आवश्यक है और वह स्वयं सत्ता संभाल ले। मार्क्स ने कहा कि कोई भी समाज हो, कोई भी राज्य हो, पूंजीवादी लोग जो होते हैं, ताकतवर लोग जो होते हैं, अपने हाथ में सब सत्ता कैद कर लेते हैं, तो उसका विरोध करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, बगावत करना चाहिए। और सामान्य जनता जो है वो अधिकार अपने हाथ में ले ले। मार्क्स ने कहा कि अपने हाथ में छीन लो ताकत और तुम शासन करो, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को शासन करने दोगे अपना हित देखेंगे। वही उसने कहा कि उनको खोखलापन इसमें पाया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर वर्ग के, ये भी राज्य की से ही रिलेटेड अवधारणा है, नया टॉपिक में नहीं गए हैं। यहां तो सवाल आ गए हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा पाशविक का मतलब क्या है, और दूसरे ने पूछा सोफिस्ट कौन होते हैं। दोनों प्रश्नों का पहले उत्तर दे लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा संक्षेप में। पाशविक कहते हैं मतलब जानवर वाला, पशुवत। कुत्ता को देखें, कुत्ते 5 कुत्तों को आप एक जगह जमा कर दीजिए, 5 कुत्तों को और 20 रोटी वहां डाल दीजिए, खाओ। क्या 5 कुत्ते बढ़िया से बैठ करके इत्मीनान से ब्राह्मण जैसा खाएंगे? क्या लड़ेंगे, काटेंगे, छीनेंगे, झपटेंगे। 5 कुत्ते 20 रोटी नहीं खा पाएंगे ठीक से। उसमें 2-3 तो ताकतवर कुत्ते खाएंगे और 2-3 कुत्ते नहीं खा पाएंगे। पाशविक का मतलब होता है जिसमें लालच हो, जिसमें हिना झपटी हो, जिसमें गाली गलौज हो, जिसमें उठा पटक हो, जिसमें मारपीट हो, जिसमें छीन झपट हो, जिसमें ठेल धकेल हो, उसी को कहते हैं पाशविक, पशुवत। क्लियर है? दूसरा सवाल पूछा गया सोफिस्ट वर्ग का क्या मतलब हुआ। दरअसल पश्चिमी मुल्कों में सुकरात के पहले, सुकरात ने एक नई परंपरा को जन्म दिया। न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों की बहुत मार्मिक विवेचना सुकरात ने की। लेकिन सुकरात के पहले और फिर बाद में भी चल करके परंपरा खत्म नहीं हुई, यह विचारधारा हमेशा से कायम रही है। यह परंपरा कहती है कि जो ताकतवर लोग हैं, मतलब उनका कहना है कि बढ़िया व्यवहार करो, बढ़िया हो मत। जैसे आपने सुना है ना कि बद भला बदनाम बुरा, तो सोफिस्टों की का ये मानना है कि अच्छा आचरण करो, अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है, उतना जरूरत नहीं है। हमारा समाज उसी पर तो आधारित है। आप अंदर से खूब बुराई सोचिए, तरह तरह के विचार आप रखिए कि उसको मार देंगे, काट देंगे, लूट लेंगे, पट लेंगे, लेकिन ऊपर से आप मुस्कुराइए, भद्र इंसान बनिए। कोई दंड आपको नहीं देगा, आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी। पाखंड आपका जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा इज्जत पाएंगे। तो सोफिस्ट लोग जो थे पहले, वो लोग इसी विचारधारा वाले लोग थे कि समाज में रहना है। एक विचारकों का वर्ग था जिनको सोफिस्ट कहा जाता है। ये लोग मनुष्य को ऊपर ऊपर मांझते थे, मुखौटा लगाते थे, बोलने की कला सिखाते थे, आचरण की कला सिखाते थे। लेकिन सुकरात ने इसको पलट दिया। सुकरात ने कहा कि
दिखना मायने नहीं रखता है, तुम चोर दिखते हो कि साधु दिखते हो, अच्छा दिखते हो, बुरा, तुम हो कैसे अंदर से, ये ज्यादा मायने रखता है। सुकरात ने इस बात को पलट दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था, मार्क्स ने कहा कि पूंजीपतियों को हटाओ भैया, पूंजीपतियों को हटाओ, पूंजीपतियों को हटाओ और गरीबों का शासन लाओ, और डरो मत, जान ही लेंगे ना तो जान दे देना। इस तरह शोषित होकर मत जियो कि कोई मार रहा है, अपमानित कर रहा है और तुम जिए चले जा रहे हो, और छीन लेंगे तुम्हारी संपत्ति ना तो छीनने देना। है ही क्या तुम्हारे पास? जंजीर है, गुलामी है, श्रम है, जलालत है, यही तुम्हारी संपत्ति, और तुम्हारे पास है क्या? और इस संपत्ति को बचाने में लगे हो। तो क्रांति करो, आंदोलन करो। क्रांतियों का राजकुमार कहा गया है मार्क्स को। मार्क्स ने क्रांति को जितना महिमा मंडित किया, उतना महिमा मंडन क्रांति का किसी ने नहीं किया। मार्क्स ने जितना सर्वहारा वर्ग, गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, लाचार वर्ग, श्रमिक वर्ग, शक्तिहीन वर्ग के उत्थान के लिए, अधिकारों के लिए जितना क्रांतिकारी विचार मार्क्स ने दिया, फिर इतिहास में उसका जोड़ा खोजना मुश्किल है। तो मार्क्स ने कहा कि वर्ग विहीन समाज बनाओ, राज्य विहीन समाज बनाओ, और वर्ग विहीन समाज बनाओगे तो राज्य विहीन समाज। यानी कि मार्क्स जो है राज्य के खिलाफ था। कहा राज्य होना ही नहीं चाहिए, राजा होना ही नहीं चाहिए, प्रशासक होना ही नहीं चाहिए, सत्ता होनी ही नहीं चाहिए, ताकत होनी ही नहीं चाहिए किसी के पास। एकदम सब लोग इक्वल होंगे, समाजवाद होगा, साम्यवाद होगा। मार्क्स ने ऐसा कहा। तो चीन में आप देखिए, रूस को देखिए, क्यूबा को देखिए, यूगोस्लोवाकिया को देखिए, जहां जहां तक मार्क्सवाद की आंधी चली, सबको उसने, और पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। पूंजीवाद में है कि एक वर्ग पूंजीपति होगा, ताकतवर होगा, जितना चाहे उतना कमा सकता है, लेकिन साम्यवाद, समाजवाद में सारा संपत्ति राष्ट्र का होगा, किसी एक पूंजीपति का नहीं होगा। तो उसने कहा कि वर्ग विहीन समाज पहले बनाओ, तो उसे राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। तो मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा कि समाज नहीं होगा, समाज होगा, लेकिन उसमें राज्य नहीं होगा। राज्य नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, राजा नाम से ही नफरत था मार्क्स, यही था। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के कुछ मोटा मोटी सिद्धांत दिए गए हैं। बाद क्लास भी आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए पहले, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है अच्छे से? चैट में हाँ ठीक, 10 मिनट और पढ़ाएंगे। पढ़ना चाहेंगे आप लोग? ठीक है, बात हम कर रहे थे लिबर्टी की। हाँ, तो ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था। क्वेश्चन हमने आगे दिया हुआ है इससे। देखिए, यहां पर थोड़ा सा उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच का फर्क हम एक्सप्लेन कर लें। उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पहले समझ। उदारवाद कहता है
कि व्यक्ति का अधिकार है कि वो जितना चाहे जमा करे, जितना चाहे वो कमाए, जितनी चाहे तरक्की अर्जित करे, धन जमा करे। उदारवाद। मार्क्सवाद कहता है कि नहीं, आपका व्यक्तिगत अधिकार तो है ही नहीं, धन पर आपका अधिकार नहीं है। आप ताकतवर हैं तो जमीन खरीद लिए, धन इकट्ठा कर लिया, राजा बन गए, शोषण करने लगे, ये अधिकार आपको नहीं है, मार्क्सवाद ने कहा। उदारवाद ने कहा कि व्यक्तियों का हक है। तो उदारवाद जो है पूंजीवाद का समर्थक है। तो पूंजीवादी या वर्ग विभाजित समाज या राज्य की वकालत करता है पूंजीवाद, लेकिन वर्ग विहीन समाज और वैयक्तिक अधिकारों से वंचित समाज की कल्पना करता है मार्क्सवादी विचारधारा। अभी समाज में मार्क्सवाद भी है, वामपंथ जिसको हम लोग भारत में कहते हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, सब बनर्जी वगैरह को, ये सब वामपंथी नेता कहलाती हैं। ये लोग बहुत क्रांति करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ा छोटा पूंजीवाद ये सब पर अटैक करते हैं ये लोग। खैर भारत में बहुत मॉडरेट फॉर्म में है मार्क्सवाद, लेकिन उसका उल्टा है दक्षिण पंथ, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार आप कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्या है, वो उदारवाद की पोषक है। सब आदमी उसमें तरक्की कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। हमारे देश में तीन है, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और भगवा, उसको कहते हैं हम लोग सैफरन सेक्ट। बीजेपी की जो है वो वाम पंथ में आ गए वो लोग, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग, उग्रवाद, अतिवाद, क्रांतिकारी लोग सब वामपंथी माने जाते हैं। दक्षिण पंथी में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, विचारधारा है, वो आती है, और केसरिया में आते हैं बीजेपी वाले लोग। उदारवाद जो है नागरिकों के अधिकारों पर बल देता है कि नागरिक के बहुत सारे अधिकार होते हैं, जबकि मार्क्सवाद कहता है कि कोई वैयक्तिक अधिकार उस तरह का नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार समान है आपका, या धन का अधिकार, या जो अधिकार वैयक्तिक दिए जाते हैं लोकतांत्रिक देशों में, वो सब अधिकार नहीं। वो कहते हैं सामाजिक अधिकार है आपका, निजी अधिकार आपका नहीं है। यही सब है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सिद्धांतों पर चर्चा करें। पिछली क्लास में जैसे चर्चा हुई थी, हम लोगों ने की थी स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता की परिभाषा, या ऐसा करते हैं स्वतंत्रता को हम लोग नहीं होता है तो अगली क्लास में ले लेते हैं, स्वतंत्रता से शुरुआत करेंगे एक एक टॉपिक से। हालांकि ये पढ़ाई हुई है स्वतंत्रता की, जरा सा कमेंट बच्चा। हालांकि स्वतंत्रता पर पढ़ाई हुई है, लेकिन एक बार दोहराते हुए संक्षेप में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कीजिए, यस या नो लिखिए, या जो भी कुछ लिखना चाहते हैं एक आध शब्द में लिखिए। क्या सब चीज में आप लोग यस ही बोलते हैं? चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में लेते हैं स्वतंत्रता को, आज इसमें इतना ही रहने देते हैं।